हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू रखेंगे अपना जो चैप्टर चल रहा था केंद्र सरकार। क्लास 10 का जो चैप्टर चल रहा था केंद्र सरकार, चैप्टर नंबर 6। आज हम उस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? कार्यपालिका के अंदर का जो सबसे अंतिम बिंदु है हमारा, ये कार्यपालिका का अंतिम बिंदु है जो है मंत्रिपरिषद। क्या है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद कार्य, वह शक्तियाँ और मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है ना? ये दो बिंदु हैं, इन पर हमारे को पढ़ना है इनको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को तो आप लाइक करें ही, उसके बावजूद आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। देखिए, आप जब भी बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जब भी मैं एक नई वीडियो डालता हूँ आपके संदर्भ में, क्लास 10 के जो आपकी बुकें दिख रही है इनके संदर्भ में, जब भी मैं एक नई वीडियो डालता हूँ तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास आ जाएगा, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है ना? आप क्या करते हैं, आप सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को, उसके बाद बेल आइकन प्रेस नहीं करते, तो इससे क्या होता है, इससे सही नहीं होता कि आपको हमारा नोटिफिकेशन नहीं मिलता और हम वीडियो डालते रहते हैं और आप उसका लाभ उठा नहीं पाते। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है कि अपने दोस्तों के साथ चैनल की डिटेलों को शेयर करना है, यानी चैनल के बारे में बताना है कि यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की सभी विषयों की, साइंस को छोड़कर वीडियो डलती हैं। ठीक है ना? साइंस की भी डलने लग जाएगी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, गणित और सामाजिक, इन सभी विषयों की आपको वीडियो प्राप्त होती है। सरल भाषा में एनिमेटेड वीडियोस डालता हूँ मैं। ठीक है, ये दूसरा स्टेप आपको शेयर करना है, और ज़रूर से है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक, अब चलते हैं अपन अपने चैप्टर नंबर 6, केंद्र सरकार। तो आज के इस केंद्र सरकार में मैंने बताया कार्यपालिका के अंतर्गत हम लास्ट बिंदु मंत्रिपरिषद पर विचार करेंगे। किस पे? मंत्रिपरिषद पे विचार करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक जितने भी बिंदु पढ़े, व्यवस्थापिका पढ़ी, इन सभी के अंदर हमने दो चीज़ों पे, प्रत्येक टॉपिक के दो चीज़ों पे पढ़ा है हमने। पहला, गठन, कि उसका गठन कैसे हुआ, जो भी टॉपिक है, जैसे संसद का गठन हमने कैसे हुआ, लोकसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा का गठन कैसे होता है। ठीक है ना? इस प्रकार से तो हम इसमें भी हम क्या देखेंगे, मंत्रिपरिषद का गठन और मंत्रिपरिषद के कार्य व शक्तियाँ। देखिए, मंत्रिपरिषद का गठन और मंत्रिपरिषद कार्य व शक्तियाँ, इतना समझ में आया। आज के इस वीडियो में मंत्रिपरिषद का गठन देखेंगे कि मंत्रिपरिषद बनी कैसे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी भूमिका दूंगा कि मंत्रिपरिषद का संविधान में क्या स्थान है, संविधान क्या कहता है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में या के बारे में क्या कहता है संविधान। ठीक है ना? क्योंकि संविधान से ही निकला है ये सब कुछ, जो हम केंद्र सरकार पढ़ रहे हैं, फिर हमने राज्य सरकार भी पढ़ा, तो ये सबको संविधान से निकला है। तो संविधान में क्या लिखा है मंत्रिपरिषद के विषय में, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मंत्रिपरिषद के गठन की भूमिका से। मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में उपबंधित है कि, देखिए अनुच्छेद, तो मैंने केंद्र सरकार के जितने भी अनुच्छेद हैं, केंद्र सरकार में जितने भी अनुच्छेद आए हैं, 74, 75, 79 हो या फिर वो आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में हो, सभी प्रकार के जो भी मैंने अनुच्छेद हैं केंद्र सरकार में आए हुए A to Z, मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको आई बटन पे क्लिक कर लेंगे तो मिल जाएगी। ठीक है ना? ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक कर लेना, आ जाएगी आप पर। तो हम क्या चल रहे थे, मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में उपबंधित है कि, यह लिखा है कि राष्ट्रपति को, ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन, मतलब उसके कार्य जो पूरे करने में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। क्या कहा संविधान में, मूल संविधान में के अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उनकी सहायता या उसको परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, मतलब कुछ मंत्रिपरिषद होगी, उसका जो प्रधान होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अनुच्छेद कौन सा था? 74। ठीक, आगे है, संवैधानिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका, मतलब पूरी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गई है। संविधान के अनुसार तो कार्यपालिका जो समस्त शक्तियां, जो जितनी भी शक्तियां हैं किसकी, कार्यपालिका की, वो किस में
निहित मानी गई है राष्ट्रपति, मतलब सारी शक्तियां राष्ट्रपति की किसके पास है, कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। सिंपल सादा लिख रखा है कि राष्ट्रपति को इतनी सारी शक्तियां दे रखी है राष्ट्रपति को, तो उसकी सहायता या उसको परामर्श देने के लिए संविधान ने क्या एक निकाला, मंत्रिपरिषद को बनाया। मंत्रिपरिषद का प्रधान किसे बनाया, प्रधानमंत्री को, ठीक है। जो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में चल रहा है वो सब किसको बताएगा, राष्ट्रपति को बताता रहेगा, अप टू डेट करता रहेगा कि आज ये हुआ काम या आज ये हुआ, ठीक है ना। लेकिन संविधान द्वारा अपनाई गई संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है, यानी कि वो संविधान शासक मात्र है, मतलब ऊपर का है ना, मतलब सिग्नेचर कर देगा वो या फिर अपना ऊपर का काम ही चलता है, ठीक। और वास्तविक रूप से कार्यपालिका मतलब काम करना राष्ट्रपति के उसमें नहीं है, राष्ट्रपति काम नहीं करता, राष्ट्रपति सिर्फ कामों को देखता है, उनका परिकलन करता है, उनकी जांच करता है और उनको सही या गलत के रूप में संज्ञा देता है। समझ में आया। और वास्तविक रूप से तो फिर ये संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक रूप से है काम करने वाला, तो वास्तविक रूप से कौन हुआ फिर, अच्छा वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त सत्ता यानी पावर, सहायता और परामर्श देने वाली समस्त शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित है, यानी कैबिनेट में निहित है। समझ में आया। मतलब राष्ट्रपति के पास संवैधानिक सत्ता होती है सिर्फ, ठीक है ना, लेकिन जो मंत्रिमंडल होती है उसके पास वास्तविक शक्ति होती है किसके लिए, इसकी उसको कंट्रोल करने के लिए, कार्यपालिका को। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मंत्रिपरिषद का गठन। ये भूमिका थी, हमने देखा संविधान क्या कहता है मंत्रिपरिषद के विषय में। अब हम मंत्रिपरिषद का गठन देखेंगे। क्या देखेंगे, मंत्रिपरिषद का गठन। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि मंत्रिपरिषद के अंदर हमें किन किन बातों को पढ़ना पड़ेगा, है ना, किन किन बिंदुओं को पढ़ना पड़ेगा, उनको हम एक बार क्रमबद्ध कर लेते हैं, एक पंक्तियों में व्यवस्थित कर लेते हैं जिससे हमारे को तकलीफ ना हो। फिर उनके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और उनको समझते चलेंगे, ठीक है ना। तो पहला बिंदु जो हम पढ़ेंगे वो होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। फिर दूसरा बिंदु हम जो पढ़ेंगे वो होगा प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। अब प्रधानमंत्री का नियुक्ति हो गई, फिर प्रधानमंत्री किसका चयन करेगा, अन्य मंत्रियों का, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री। इसलिए जो प्रधान होगा वही अन्य मंत्रियों को या अन्य सदस्यों को चुनेगा मंत्रिपरिषद के, सीधी सी बात है। तीसरी बात है कि मंत्रियों में कार्य विभाजन, कि जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रियों में कार्य विभाजन भी करता है ना। मंत्रियों में कार्य विभाजन भी कौन करता है, प्रधानमंत्री। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए भाई। ऐसे थोड़ी ना किसी को भी उठा के अपन मंत्रिपरिषद का सदस्य बना देंगे, है ना, तो उसके लिए कोई योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो योग्यताएं भी देखेंगे। पांचवा बिंदु, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण की, मंत्री बन गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद मंत्री को कुछ शपथ भी लेनी पड़ती है, प्लेज जिसे हम कहते हैं। तो वो दो प्रकार की प्लेजें होती हैं। पहली होती है कौन सी, पद ग्रहण की, कि हम मंत्री पद को ग्रहण कर रहे हैं, उसकी शपथ लेते हैं। और दूसरी गोपनीयता की शपथ। और ये शपथ किसके सामने ली जाती है बताइए, राष्ट्रपति के सामने। किसके सामने ली जाती है, राष्ट्रपति के सामने शपथ ली जाती है। कौन सी, मंत्रियों की। दो प्रकार की शपथें ली जाती है, गोपनीयता और पद ग्रहण की, ठीक है ना। इसमें इसी पॉइंट में इतना ही है, बाकी हम इसको आगे भी देखेंगे। फिर 6 पॉइंट है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। हमने अभी तक जितने भी लोकसभा हाउसेस पढ़े तो उसके अंदर हमने देखा था कि सबका एक कार्यकाल होता है, इसी प्रकार मंत्रिपरिषद का भी कार्यकाल होगा, तो हम उस पर भी विचार करेंगे। 7 पॉइंट है मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते। मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते भी पढ़ेंगे कि वेतन कितना मिलता है, भत्ते क्या क्या मिलते हैं, उन पर भी विचार करेंगे। और लास्ट बिंदु जो हमारे पास है वो है मंत्रियों की श्रेणियां। अब इतने सारे, एक मंत्री प्रधानमंत्री है, अब इतने सारे सदस्यों को एक साथ थोड़ी ना संबोधित कर सकता है, इसलिए संविधान में क्या करा, मंत्रियों को श्रेणियों में बांट दिया।
कि प्रथम श्रेणी ये है, द्वितीय श्रेणी ये है और तृतीय श्रेणी ये है ना। प्रथम श्रेणी के लोग सबसे सर्वोच्च होते हैं, ठीक है ना, संविधान में उनका मूल जो सर्वोच्च होते हैं, मूल संविधान में सर्वोच्च पद दिया गया है। द्वितीय श्रेणी उनकी सहायता करेगी प्रथम श्रेणी की, तृतीय श्रेणी प्रथम और द्वितीय श्रेणी की दोनों की सहायता करेगी, ठीक है। ऐसे हैं, उनके नाम भी हम देखेंगे, तो वो आगे वाले आने वाले में देखेंगे। पहले बिंदु से स्टार्ट करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में क्या दे रखा है हम देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, यानी 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति द्वारा होगी, ठीक है। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? प्रधानमंत्री द्वारा होगी। प्रधानमंत्री द्वारा तो होगी, लेकिन संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति उनकी चुनेगा। मंत्रियों को चुनेगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। ध्यान दीजिए, एक बार वापस से पढ़ें। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाएगी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ध्यान दीजिए, है ना। जो प्रधानमंत्री परामर्श देगा राष्ट्रपति को कि इस मंत्री को चुनना है, तो राष्ट्रपति की बाध्यता होगी कि उसके परामर्श को वह माने। इसका मतलब वास्तविक रूप से तो प्रधानमंत्री ही नियुक्ति कर रहा है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये तो हुआ हमारा प्रथम बिंदु। अब दूसरा बिंदु है प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। इसमें आपको बिल्कुल अपने डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या मैं कह रहा हूं और क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक स्थिति यह है कि, यानी संविधान के अनुसार स्थिति यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। क्या बोला? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। लेकिन व्यवहार में, ध्यान दीजिए, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। मैंने क्या कहा था पिछले कथनों में? मैंने क्या कहा कि जो राय है, यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को राय दे रहा है कि ये मंत्री चुनना है, तो राष्ट्रपति बाध्य है, उसके लिए बाउंडेड है कि वह उसकी इस बात को माने ही माने। इसका मतलब वास्तविक रूप से तो प्रधानमंत्री ही नियुक्ति कर रहा है, किसकी? मंत्रिपरिषद के सदस्यों। ये तो बात हुई हमारे दूसरे बिंदु तक। अब बात करते हैं अपन तीसरा बिंदु, जो है मंत्रियों में कार्य विभाजन। अब मंत्रिपरिषद चुन लिए गए, मंत्रिपरिषद के सदस्य चुन लिए गए, ठीक है, मंत्री चुन लिए गए। अब दूसरा कार्य क्या होता है मंत्रियों को चुनने के बाद? उनमें कार्य विभाजन, कि कौन मंत्री कौन सा कार्य को संभालेगा, ये वाला मंत्री किस कार्य को संभालेगा, ठीक है ना। तो ये देखेंगे। तो ये देखो कि मंत्रिपरिषद के गठन के बाद, मंत्रिपरिषद का गठन हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा इससे अधिक कठिन कार्य उनके बीच विभागों यहाँ एक वर्ड आ रहा है, विभागों के विभाजन का किया जाता है। समझ में आया? पहला कठिन काम तो क्या होता है कि वह उस मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करे। दूसरा कठिन काम ये होता है कि उनमें कार्य का विभाजन करे, कि यह वाला मंत्री चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करेगा, यह वाला मंत्री किस में कार्य करेगा? खेलकूद क्षेत्र में कार्य करेगा, यह वाला मंत्री रेलवे विभाग में कार्य करेगा, यह वाला मंत्री फलाने में कार्य करेगा और यह वाला मंत्री इसमें कार्य करेगा। तो ये बात होती है, ठीक है। तो वैधानिक दृष्टि से इस संबंध में, यदि ट्रेडिशनल रूप से, मतलब पुरानी दृष्टि से, इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। वैधानिक दृष्टि से इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूरी शक्ति प्राप्त है कि वो उनको कोई सा भी विभाग पकड़ा सकता है। लेकिन व्यवहार में विभागों का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है। लेकिन व्यवहार में या तो वास्तविकता में विभागों का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये तो हुआ मंत्रियों में कार्य विभाजन। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना, और बेल आइकन को दबा दें सब्सक्राइब करके चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि आपको और वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, यानी मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। अगर मंत्रिपरिषद का सदस्य आपको बनना है तो आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए?
इन योग्यताओं के आधार पर ही आपको मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाएगा या आपको मंत्री बना लिया जाएगा। तो वो क्या योग्यता है वो देखते हैं हम। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि, कानूनी दृष्टि मतलब संविधान की दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। पहली योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी ना किसी सदन का वह सदस्य होना चाहिए, पहली योग्यता। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर अंदर उसको बनना पड़ेगा यदि वह संसद का सदस्य नहीं है। तो ऐसा ना होने पर उसे अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है, मतलब यदि कोई सदस्य मंत्री पद के लिए चुन लिया गया लेकिन वह संसद का सदस्य नहीं है, तो इसके कारण यदि वह संसद का सदस्य नहीं है, या तो वो पहले क्या करे 6 महीने के अंदर अंदर अपने संसद का सदस्य बन जाए, नहीं तो फिर उसे अपना क्या छोड़ना पड़ेगा, पद से हाथ धोना पड़ेगा या पद को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब 5th पॉइंट है। अब अगला बिंदु क्या है अपने पास, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। ठीक है, तो मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण के विषय में क्या कहता है ये देखते हैं। पद ग्रहण करने से पूर्व मतलब पद को ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री सहित मतलब प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की 2 शपथ लेनी पड़ती। पद ग्रहण की शपथ या और दूसरी लेनी पड़ती है गोपनीयता की शपथ, 2 शपथें लेनी पड़ती है। ठीक है ना, इसके विषय में इतना ही है। 6ठा पॉइंट यानी 6th पॉइंट क्या है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है वो देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। क्या बात कही हमने कि मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वह निश्चित नहीं होता। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। ध्यान दीजिए, उसे जब तक संसद का विश्वास प्राप्त हो। संसद का विश्वास यानी लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, इन तीनों का आपको क्या होना चाहिए, विश्वास प्राप्त होना चाहिए, तब तक तो मंत्रिपरिषद चलेगी। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष होता है, अपने पद पर बनी रहती है। सामान्यतः तो 5 वर्ष रहती है क्योंकि लोकसभा कौन सी होती है, विजेता पार्टी के सदस्य जाते हैं, चुनाव होते हैं, चुनाव में जो जीतते हैं वो लोकसभा में अधिक से अधिक वही होते हैं, और जिसे बहुमत ज़्यादा प्राप्त हो वो उसका क्या बन जाता है, लोकसभा का लीडर बन जाता है, जिसे हम प्रधानमंत्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, प्रधानमंत्री के सेशन में हमने पूरी डिटेल ली थी। तो ये बातें हैं, 5 वर्ष का होना चाहिए सामान्यतः, तो 5 वर्ष के मंत्रिपरिषद का कार्य होता है। अब 7वां बिंदु है मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते। तो प्रधानमंत्री कैबिनेट के सदस्यों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान है, जिनका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इन सभी को निःशुल्क निवास स्थान, वाहन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसमें इतना ही। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास अपना मंत्रियों की श्रेणियां। तो मंत्रियों की श्रेणियां कितने प्रकार की होती है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में 3 प्रकार की श्रेणियां होती है। पहली होती है कैबिनेट मंत्री, जिसे हम मंत्रिमंडल भी कहते हैं। दूसरी होती है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। ठीक है, ये होती है। सबसे पहले हम कैबिनेट मंत्री के विषय में जानेंगे। तो कैबिनेट मंत्री के विषय में 2 बिंदु हैं। भारत की संसदात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई, मतलब सबसे ऊंची इकाई कौन सी है, कैबिनेट मंत्री की, है ना। कैबिनेट मंत्री सबसे पहले बड़े होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है कैबिनेट के सदस्य एक या अधिक विभागों के प्रधान होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री के सदस्य होते हैं ना, वो 1 या 2 विभागों, जैसे चिकित्सा क्षेत्र भी हो गया तो रेलवे क्षेत्र भी हो गया, तो इससे 2 विभागों के भी प्रधान हो सकते हैं। फिर आता है राज्य मंत्री के विषय में। तो राज्य मंत्री के विषय में हम देखें कि दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, जिनकी स्थिति पूर्व मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री तथा उप मंत्री के बीच की होती है। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ये विशेष विभागों से संबंधित रहते हैं और कभी कभी उनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है।
देख, प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को कैबिनेट की उन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है जिनमें उनके विभाग से संबंधित प्रश्न विचाराधीन होते हैं। क्या बोला हमने? प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी यानी राज्य मंत्री के श्रेणी के मंत्रियों को कैबिनेट की उन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है जिनमें उनके विभाग से संबंधित प्रश्न विचाराधीन हो। ठीक है, जैसे चिकित्सा क्षेत्र में कोई काम ढंग से नहीं चल रहा है, कुछ काम विस्तार या फिर उनमें उन्नति करनी है, चिकित्सा क्षेत्र को विस्तार में लाना है, तो इस क्षेत्र के जो राज्य मंत्री है यानी राज्य मंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री बैठक में बुलाएगा, कैबिनेट की बैठक में बुलाएगा और उनसे विचार करेगा कि भाई क्या करना है, हमारे को आगे बढ़ाना है चिकित्सा क्षेत्र को, या इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं, क्या क्या बातें हमारे को जिन पे हमारे को ध्यान देना है, क्या करना है। तो वो सारा विचार हम किस पे करेंगे? राज्य मंत्री के को बुलाकर उन मंत्रियों से विचार करेंगे। ठीक है, अब उपमंत्री में क्या है? राज्य मंत्री के बाद उपमंत्री की श्रेणी आती है जो किसी ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं। यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के जो मंत्री होते हैं उनके नीचे के काम ये संभालते हैं, यानी कि उनके जितने भी काम होते हैं, फाइल वर्क या कुछ भी जितने भी काम वो बोलते हैं उच्च पदाधिकार वाले, वह मंत्री उपमंत्री करते हैं। ये हुआ अपने मंत्रियों की श्रेणियाँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को